वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, उसके माध्यम से परिपथ में विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे कहते हैं ड्यू पॉइंट, ओशांक कहा जाता है। वायु में जल जो है वाष्प संग्रहित होने लगता है, शुरू होने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं? ड्यू पॉइंट कहते हैं। जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संग्रहित होना शुरू कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? ओशांक कहते हैं। वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जिससे वर्षा के पानी का इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है, तो उसे कहते हैं रेन गेज कहता है। वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जिससे वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर लगा होता है, जिसे कहते हैं रेन गेज। नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? डिस्टेंस नापता है, दूरी नापता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है, तो वो दांत का ऊपरी हिस्सा होता है, दंतवलक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। निर्यात तत्परता सूचकांक जो है वो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। द्रव में या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जैग गतिविधि को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ब्राउनी गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रव या गैस से निलंबित छोटे छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जो गतिविधि होती है उसे क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल की बूंदों में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संघनन कहते हैं। जब जल वाष्प पुनः पानी में बदल जाती है तो इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है, तो वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है शीतलन होता है। वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? शीतलन होता है। वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर पर तापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर तापन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऊर्ध्वाधर तापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वायुमंडल की, उसको कहते हैं संवहन कहता है। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में तापमान का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापमान की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। जब वायुमंडल की निचली परत भौमिक विकिरण से गर्म होती है तो उसकी वायु फैलती है जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है और वह ऊपर उठती है। ऊपर की ठंडी हवा इसका स्थान लेने नीचे आती है। ठोस पदार्थ के ऊष्मांतरण हस्तांतरण की प्रक्रिया को क्या के रूप में जाना जाता है? ठोस पदार्थ के ऊष्मांतरण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है चालन की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। ठोस पदार्थ में ऊष्मांतरण की प्रक्रिया को चालन के रूप में जाना जाता है। ठोस पदार्थ में ऊष्मांतरण की प्रक्रिया को चालन के रूप में जाना जाता है। उदाहरण, धातु के रॉड के एक सिरे को गर्म करने पर हमें दूसरे छोर पर गर्म का अनुभव होता है, तो उसे क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। ठोस पदार्थ के ऊष्मांतरण की प्रक्रिया को, हस्तांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। गोलाकार दर्पण क्या परावर्तक सतह के केंद्र पर क्या कहा जाता है? तो ध्रुव कहा जाता है, पोल कहा जाता है। गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। और एक गोलाकार दर्पण एक दर्पण है जिसकी परावर्तन सतह कांच के एक खोखले क्षेत्र का एक हिस्सा है। दर्पण का एक पक्ष अच्छी तरह से पॉलिश और परावर्तनीय होता है और दर्पण का दूसरा पक्ष अपारदर्शी अक्सर लाल रंग का होता है। और गोलाकार दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। गोलाकार दर्पणों द्वारा निर्मित छवि वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न,
नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान क्या होना चाहिए? तो डी 37 डिग्री सेल्सियस। नैदानिक मतलब क्या होता है? क्लिनिकल थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की है? तो कणों की तरंग प्रकृति को डी ब्रोगली ने स्थापित की है। ठीक है, कणों की तरंग प्रकृति को परिकल्पना डी ब्रोगली द्वारा स्थापित की गई है, जिसे डी ब्रोगली सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थों में तरंगों जैसी प्रवृत्ति होती है। इनकी तरंग दैर्ध्य उनके आवेग व्युत्क्रमानुपाती और आवृत्ति उनकी गतिज ऊर्जा के समानुपाती होती है। अन्य शब्दों में इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार करता है। इसकी तरंग दैर्ध्य की गति को गतिज ऊर्जा से नियंत्रित कर सकते हैं। अगला प्रश्न, चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? तो वो है टेस्ला। चुंबकीय चालक घनत्व का मात्रक टेस्ला होता है, जिसका प्रतीक होता है टी। अर्ग-सीजीएस पद्धति के अंतर्गत ऊर्जा का मात्रक न्यूटन बल का मात्रक है। 1 किलोग्राम के पिंड को 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा को 1 न्यूटन कहा जाता है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई पद्धति में मात्रक है। टेस्ला 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगर आपसे पूछेगा वेबर क्या है, तो वेबर एक चुंबकीय फ्लक्स का एसआई पद्धति मात्रक है। और सीजीएस पद्धति मात्रक क्या है? टेस्ला है। एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहते हैं। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो द्रवों के घनत्व को मापने के लिए हम पिक्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एनीमोमीटर द्रवों के घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? पिक्नोमीटर का करते हैं। एनीमोमीटर वायु वेग को नापने के लिए करते हैं। यूडियोमीटर गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन के लिए मापने के लिए करते हैं। और पिक्नोमीटर करते हैं द्रव्य घनत्व को। और बेवोमीटर करते हैं मिट्टी के यांत्रिक गुण को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, फिर से देखिए, द्रवों के घनत्व को मापने के लिए पिक्नोमीटर उपकरण का उपयोग करते हैं। एनीमोमीटर वायु वेग को नापने के लिए करते हैं। यूडियोमीटर गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन के लिए उपयोग किया जाता है। पिक्नोमीटर द्रव्य घनत्व। और बेवामीटर किसके लिए करता है? मिट्टी का यांत्रिक गुण मापने के लिए बेवामीटर का प्रयोग करते हैं। शक्ति का भौतिक मात्रा का विमा है। तो शक्ति का भौतिक विमा मात्रा है m1L2T⁻³ ठीक है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य होता है बल गुणे विस्थापन बटा समय शक्ति का। तो बल का मात्रक हो गया mLT-2, विस्थापन हो गया L और समय T। और जब T ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा mLT²T⁻³ समझ रहे हैं? आपसे पूछा शक्ति का मात्रक। शक्ति बराबर होता है किसी भी शक्ति पावर P बराबर W/T। कार्य का मतलब होता है कार्य बराबर बल गुणे, अगर कहीं कार्य होगा तो कार्य में एक पावर लगेगी, फोर्स लगेगा, बल लगेगा, और बल के साथ कुछ ना कुछ डिस्टेंस या विस्थापन होगा। ठीक है। 19वां, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जा सकता है? तो दृष्टि वैषम्य को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो किया जाता है बेलनाकार लेंस से दृष्टि वैषम्य को दूर किया जा सकता है।
आंख की कार्निया में लेंस के अनियमित आकार से आंख के कार्निया में लेंस के अनियमित आकार से दृष्टि वैमनस्य उत्पन्न होता है। यह दोष नेत्र में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वक्रता में अंतर आ जाने के कारण उत्पन्न होता है। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख रहा पाता है, परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं देख पाता है। फिर नेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में ठीक देख पाता है, परंतु क्षैतिज दिशा में नहीं देख पाता है। इसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। फ्रैंक विटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? तो इसका किया गया जेट इंजन का। फ्रैंक विटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया। जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक विटल ने किया है, जो कि जेट इंजन रॉकेट के रैखिक संवेग के संरक्षण है के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन आसपास की वायु को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। आधुनिक विमानों में जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। ये जेट इंजन का आसपास की वायु को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जब दांतों में कोई कीड़ा लगा होता है, कुछ लगा होता है, तो उसको देखने के लिए जो डेंटिस्ट दर्पण का प्रयोग करते हैं वो होता है अवतल लेंस। दांतों के वर्धित छवि को देखने के लिए दांतों के चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मोटर गाड़ियों में हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण मोटर गाड़ियों की साइड में लगे होते हैं। इसकी सहायता से गाड़ी का ड्राइवर अपने पीछे की गाड़ियों को देख सकता है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटों में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट भारतीय वैज्ञानिक भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन में रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांतों का शोध पत्र प्रस्तुत किया। तो किसने किया? सीवी रमन ने किया 1921 में। सीवी रमन ने 1921 में लंदन के रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांतों पर आधारित अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। ध्वनि के कंपन और कार्यों पर भी उन्होंने अल्प समय तक कार्य किया। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भौतिकी प्रदान किया गया। इनकी इसी खोज की उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो प्रकाश वर्ष नापता है, दूरी को नापता है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश वर्ष कितने बराबर होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूर की मात्रक होता है, या प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। ठीक है, निर्वात का मतलब होता है जहाँ पे वायु ना हो। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? तो वो थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई के भारत के एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान दिलाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई
सृजनशील वैज्ञानिक थे, सफल और दूरदर्शी उद्योगपति, उच्च कोटि के प्रवर्तक, महान संस्था निर्माता, उत्कृष्ट शिक्षाविद तथा कला पारखी थे। उन्हें विज्ञान की अभियांत्रिकी और 1966 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। विक्रम साराभाई। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का जल में क्वथनांक कितना होता है? 212। जल में क्वथनांक सेंटीग्रेड में 99.947 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 373.127 केल्विन और फ़ारेनहाइट में 211.95 डिग्री फ़ारेनहाइट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपसे पूछेगा सेंटीग्रेड में जल का क्वथनांक तो 99.947 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में होता है 373। आपसे पूछ लेगा केल्विन में क्या होता है जल का क्वथनांक तो 373.2127 केल्विन और फ़ारेनहाइट में 211.95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला, किसका प्रयोग हवा में बल के वेग को मापने के लिए किया जाता है? बल के वेग को मापने के लिए किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग हवा में बल का वेग, हवा के बल और वेग का, हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है एनीमोमीटर का प्रयोग। स्पीडोमीटर वाहनों को मापने, लैक्टोमीटर दूध की विशिष्ट घनत्व को मापने के लिए, थर्मामीटर तापमान, एनीमोमीटर पवन वेग को। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है कॉपर। लोहा, सिलिकॉन, कॉपर और सिरामिक में से तांबा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी तांबे से अधिक सुचालक होती है लेकिन अधिक महंगी होने के कारण यह अधिक उपयोगी नहीं होती है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था तो अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट। अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण पूर्व सोवियत संघ बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से कासमास यान द्वारा किया गया था। कासमास, आपसे पूछेगा क्वेश्चन, किस आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था? तो कासमास यान के द्वारा किया गया था। इसका वजन 360 किलोग्राम था। इस अभियान में 3 मुख्य लक्ष्य थे: वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी का प्रयोग और एक्स किरणें खगोलिकी का प्रयोग किया गया था, जो कि 19 अप्रैल 1975 में किया गया था। प्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया था आर्यभट्ट। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं डेसिबल कहते हैं। ध्वनि मापक इकाई को डेसिबल कहते हैं, जबकि कैलोरी उष्मा को कहते हैं, न्यूटन बल के मात्रा को कहते हैं, फ़ारेनहाइट ताप के मापने को कहते हैं और एक स्केल का पैमाना है। अंटार्कटिका जाने वाला प्रथम भारतीय दल प्रभारी थे तो वो थे डॉक्टर एस जे कासिम। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल का प्रभारी डॉक्टर एस जे कासिम थे। सैयद जहूर कासिम थे। ये एक भारतीय समुद्री जीव विज्ञान शास्त्री थे। इन्होंने अंटार्कटिका अन्वेषण किया, नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत की मदद की तथा 1981 से 1988 में मध्य 7 अन्य अन्वेषण अभियानों का निर्देशन किया। उन्होंने 1991 से 1996 तक योजना आयोग के सदस्य के रूप में कार्य भी किया। एक प्रोफेसर के रूप में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अनामलाई विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास तथा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में अपना योगदान दिया। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है अमोनिया। रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रशीतक, रेफ्रिजरेटर को कहते हैं प्रशीतक में रेफ्रिजरेटर को क्या कहा जाता है?
रेफ्रिजरेटर को हिंदी में कहते हैं प्रशीतक में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है, जिसमें द्रव के रूप में अमोनिया गैस का प्रयोग होता है तथा तांबे की एक वाष्प कुंडली में फ्रियान गैस भरा होता है, जो वाष्पीकृत होकर रेफ्रिजरेटर को ठंडक उत्पन्न करता है। तो प्रशीतक रेफ्रिजरेटर में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न किया जाता है। इसमें द्रव के रूप में अमोनिया गैस का प्रयोग होता है तथा तांबे की एक वाष्प कुंडली में फ्रियान गैस भरा होता है, जो वाष्पीकरण होकर रेफ्रिजरेटर को ठंडा करता है। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी यह एक वर्तमान तकनीकी है। एलईडी का विस्तारित रूप क्या है? एलईडी का विस्तारित रूप है लाइट। एलईडी का पूरा नाम क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। प्रकाश उत्सर्जन डायोड एक अर्धचालक डायोड होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। एलईडी कई प्रकार की होती है, जिसमें मिनिएचर, फ्लैशिंग, हाई पावर, अल्फा न्यूमेरिक, बहुवर्णी और ओएलईडी प्रमुख हैं। ठीक है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। बीएमआई का गणना के लिए सूत्र क्या है? बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स अर्थात शरीर में द्रव्यमान सूचकांक। ये इस बात को स्पष्ट करता है कि शरीर का भार उसके लंबाई के अनुपात के ठीक है या नहीं। तो बीएमआई क्या है? बॉडी मास इंडेक्स है। तो इससे फॉर्मूला क्या होता है? वजन किलोग्राम में लंबाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, बीएमआई वजन किलोग्राम में, लंबाई मीटर में। तो 18.5 सामान्य से कम वजन, 18.5 से 24.9 सामान्य वजन, 25 से 29.9 सामान्य से अधिक वजन, 30-34 मोटापा और 35 से 39.9 अति मोटापा और 40 से ज़्यादा अस्वस्थ मोटापा। अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया। यह किसका एक उदाहरण है? अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही, यह किसका उदाहरण है? तो यह न्यूटन का उदाहरण है। न्यूटन का प्रथम नियम है, जिसमें कोई स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। अतः स्पष्ट होता है कि कोई भी वस्तु कितने भी वर्षों तक वहीं पड़ी रहे जब तक हटाया नहीं जाएगा। तो यह न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार है। मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूं और वह वापस मेरे पास आ जाती है। यह किस प्रकार का उदाहरण है? यह न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार है। यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार है। मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूं और वह वापस मेरे पास आ जाती है। यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम के उदाहरण है। न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक की गोली निकलने पर व्यक्ति के पीछे की तरफ धक्का लगना, नाव से किनारे कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना। यह एक क्या है? न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? तो परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक खोज रदरफोर्ड होता है, जिसमें धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जबकि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन या द्रव्यमान
नगण्य होने के कारण परमाणु पर समस्त द्रव्यमानों उसके नाभिक के केंद्रित होते हैं। डेसिबल क्या है? आपसे पूछेगा परमाणु के नाभिक के अंदर क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। डेसिबल इकाई है, किसकी इकाई है? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। ध्वनि की तीव्रता के मापन इकाई डेसिमल है, इसे डीबी से प्रदर्शित करते हैं। मनुष्य के कान 0 डेसिबल से अधिक तथा 180 डेसिबल तक के शोर को सामना कर सकते हैं। सामान्य बातचीत में ध्वनि की तीव्रता 60 डीबी तक होती है। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है? प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण परावर्तन है। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का प्रमुख कारण ध्वनि के परावर्तन है। जब ध्वनि की तरंग दूर स्थित किसी से टावर या पहाड़ से टकराकर वह प्रवर्तित होती है तो उसे परावर्तित ध्वनि या प्रतिध्वनि कहते हैं। सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा है? सर्वोत्तम विद्युत चालक चांदी है। ऐसी धातु जिसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है सुचालक धातुएं कहलाती हैं। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है। धातुओं की विद्युत चालकता के अनुसार घटता नहीं है, क्रम चलता रहता है। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और टंगस्टन। ठीक है, सबसे उच्च कोटि का विद्युत सुचालक चांदी, फिर तांबा, फिर एल्युमिनियम, टंगस्टन। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का सूत्र क्या है? नाभ की विखंडन है, नाभ के संलयन। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभ की संलयन है। सौर ऊर्जा के स्रोत में नाभिकीय संलयन है। जब दो हल्के नाभिक संलयित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तब यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। ठीक है, सौर ऊर्जा का स्रोत का नाभिकीय संलयन जो है, जो जब दो हल्के नाभिक संलयित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा विमुक्त होती है। 1H2 + 1H2 2He4 प्लस ऊर्जा। वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? वेरी लाइट का प्रयोग रात में किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए किया जाता है, जिससे कि उस स्थल की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है उपरोक्त सभी नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट। ये चारों प्रयोग किए जाते हैं अन्वेषण के समय। ठीक है, अन्वेषण के समय अपराधी को सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि पॉलीग्राफ टेस्ट झूठ का पता लगाने में सहायक होता है। इसके अलावा ब्रेन मैपिंग में व्यक्ति के मस्तिष्क संवेदनाओं को रिकॉर्ड करके भी सत्यता की जांच की जाती है। नार्को टेस्ट के माध्यम से झूठ और साथ ही साथ कोई अन्य जानकारी जो व्यक्ति छिपा रहा है जान सकता है। ठीक है, अतः तीनों विकल्प सही है। भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट क्या है? तो भोजन ऊर्जा के मापने की कैलोरी है। भोजन ऊर्जा को मापने की इकाई कैलोरी है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम तथा विद्युत सामर्थ्य का मात्रक हॉर्स पावर होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, भोजन का मात्रक कैलोरी होता है। ठीक है, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होती है। ठीक है, हॉर्स क्या है, किसका मात्रक है? हॉर्स पावर विद्युत सामर्थ्य का मात्रक है। ठीक है, ओम किसका मात्रक है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है, विद्युत सामर्थ्य का मात्रक हॉर्स पावर है। निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? तो वह है टेलस्टार 1। विश्व का प्रथम संचार उपग्रह टेलस्टार 1 है, जिसे 10 जुलाई 1962 में अमेरिका नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। टेलस्टार 1 है। हालांकि यह उपग्रह अब क्रियाशील नहीं है, लेकिन यह आज भी अपनी कक्षा में विद्यमान है। किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा ध्वनि किसमें अधिक होती है? बर्फ में। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक तथा गैस में निम्न होती है। विभिन्न माध्यम से ध्वनि की चाल निम्न होती है की जाती है। एल्युमिनियम में सर्वाधिक होती है 6420 सर्वाधिक ध्वनि की चाल। कांच में 5600
40, लोहा 5130, निर्वात में 0, वायु में 332, बर्फ में 4000, पानी में 1093। किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए किया जाता है? तो मानचित्र पर दूरी मापने के लिए ओपीसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओपीसोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? मानचित्र में दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। मानचित्र में दूरी मापने के लिए ओपीसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र में एक छोटी दांतेदार पहिया और एक अंश के डायल लगा होता है। इस पहिए को उस रेखा पर चलाया जाता है जिसकी दूरी ज्ञात करनी होती है। दांतेदार पहिया द्वारा चली गई दूरी को मापक द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। इसे कर्वीमीटर या मेलोग्राफ भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? कर्वीमीटर या मेलोग्राफ भी कहा जाता है। पलायन वेग किसे कहते हैं? पलायन वेग किसे कहते हैं? तो पलायन वेग वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए, पलायन वेग कहा जाता है। जब वह वेग जिससे किसी पिंड को फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर निकल जाए तो पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंका गया कोई पिंड पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? तो वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? क्लोरीन। पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर तक मोटाई पर लपेटे गैसीय आवरण वायुमंडल में कहा जाता है। यह संगठन निम्न प्रकार के हैं। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78.08%, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 20.90%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियॉन 0.0018%, हीलियम 0.0005%, ओजोन 0.00006%, हाइड्रोजन 0.00005%। इसके अलावा मीथेन, क्रिप्टन और जेनान अत्यंत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बताता है कि क्लोरीन जो है वो नहीं पाया जाता है। प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? प्रकाश की तरंग का सिद्धांत, तो प्रकाश की तरंग का सिद्धांत न्यूटन के समकालीन विद्वान हाइगेंज ने सन 1978 में प्रकाश तरंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। न्यूटन के समकालीन विद्वान हाइगेंज ने, जो कि इसमें नहीं, ऑप्शन में हाइगेंज ने। कौन सा भारी जल है? कौन सा भारी जल है? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम भारी जल है। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को भारी जल के नाम से जाना जाता है। इसका प्रमुख उपयोग परमाणु नाभिक संयंत्रों में मंदक के रूप में होता है। जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं के माध्यम गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो भी बढ़ता है। जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ाया जाता है तो उसके अणुओं का माध्य गतिज ऊर्जा भी बढ़ता है। तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? अप्सरा है। तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया जिसका नाम अप्सरा है। अप्सरा रिएक्टर एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था जो वर्ष 2010 में कार्य करना बंद कर दिया। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। निम्न में वायुदाब को मापने वाला उपकरण कौन सा है? निम्न वायुदाब को मापने वाला उपकरण है बैरोमीटर। वायुदाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर है। क्रोनोमीटर यह वैज्ञानिक उपकरण है जो जलयानों में सही समय का पता लगाता है। एमीटर द्वारा विद्युत धारा, एनीमीटर द्वारा पवन वेग मापा जाता है। अब रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड
भी कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क हिम को कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क हिम भी कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। शुष्क बर्फ हवा में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा निर्मित एक ठंडी सफ़ेद घनी धुंध होती है। ठीक है, इसे मुख्य रूप से शीतलक एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका तापमान पानी की तुलना में कम होता है और मुख्य रूप से यह अवशेष नहीं छोड़ता। उसको व्यापक रूप से भोजन को संरक्षित करने का उद्देश्य में उपयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मौजूद क्षारीय घटक जिसका उपयोग रेचक लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है वह है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मौजूद क्षारीय घटक जिसका उपयोग रेचक लैक्टिस के रूप में किया जाता है वह है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मौजूद मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का महत्वपूर्ण क्षारीय घटक है जिसका उपयोग रेचक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग पेट में अम्लता दूर करने के लिए किया जाता है। किसके आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया? तो डेमित्री मेंडलीव के। ठीक है, डेमित्री मेंडलीव के आवर्त नियम को संशोधित करके आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया। डेमित्री मेंडलीव एक रूसी रासायनिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट डेमित्री मेंडलीव थे। इन्होंने बेहतरीन तत्वों का आधुनिक आवर्त सारणी तैयार करने के लिए जाना जाता है, जबकि मोसले ने आवर्त सारणी का आधुनिक लंबा रूप दिया जहां वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या थी। ठीक है, अब वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु संख्या है। ठीक है, आवर्त सारणी जिसे मैस्लो द्वारा दिया गया है आधुनिक आवर्त सारणी का। और पुरानी डेमित्री मेंडलीव। अल्फा कण आवेशित होती हैं, तो अल्फा कण होती हैं कैसी आवेशित हैं? धनात्मक होती हैं। अल्फा कण पर धनात्मक आवेश होता है। यह हीलियम नाभिक के असमान होते हैं। ये हीलियम नाभिक के समान होते हैं जिसकी द्रव्यमान संख्या 4 है और इलेक्ट्रोड स्टैटिक चार्ज +2 है। इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इनके दोहरे धनात्मक आवेश के कारण अल्फा कणों में अत्यधिक आयनीकरण शक्ति होती है। यह कुछ रेडियोधर्मी पदार्थ रेडियम, थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम द्वारा स्वतः उत्सर्जित होता है। वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्युमिनियम की वस्तुओं पर एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है जिसे एक आकर्षक परिसंजन के रूप के लिए रंगा होता है? तो वो है एनोडीकरण। एनोडीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एल्युमिनियम की वस्तुओं पर एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है जिसे एक आकर्षक परिसंजन के लिए रंगा जाता है। एनोडीकरण प्रक्रिया द्वारा किसी धातु के सतह पर स्थित प्राकृतिक ऑक्साइड के स्तर को अधिक मोटा किया जाता है। गैल्वेनीकरण द्वारा इस्पात या लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। निक्षेपण एक ऊष्मागतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस ठोस बनकर जाती है। इसमें उल्टी प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। कौन सा रासायनिक यौगिक ब्लू विट्रियोल के रूप में जाना जाता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक कीटनाशक, रंग बंधक और कवकनाशी के रूप में किया जाता है? तो वो किया जाता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का प्रयोग किस में किया जाता है? एक रासायनिक यौगिक ब्लू विट्रियोल के रूप में किया जाता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक कीटनाशक, रंग बंधक और कवकनाशी के रूप में किया जाता है। कॉपर सल्फेट एक नीला थोथा थूतिया के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछेगा नीला थोथा थूतिया के नाम से कौन जाता है? कॉपर सल्फेट जाना जाता है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से कीटनाशक, रंग बंधक और
कवकनाशी के रूप में किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4। इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर फ्लोरीन किस तत्व के रूप हैं? ये कार्बन के रूप हैं। किसके रूप हैं? ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर फ्लोरीन। ग्रेफाइट, डायमंड, हीरा और बकमिस्टर फ्लोरीन कार्बन का अपर रूप है। कार्बन अपनी संयोजकता के कारण विभिन्न अपरूपों में एक ही तत्व की संरचनात्मक रूप से भिन्न भिन्न है को बनने में सक्षम होता है। कार्बन के अपर रूपों में हीरा, ग्रेफाइट, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्वों को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? उपधातु के रूप में किया गया है। ठीक है, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्वों को उपधातु के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, सिलिकॉन का SI प्रतीक क्या है? रासायनिक तत्व है या पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाता है, पाए जाने वाला तत्व है। सिलिकॉन के यौगिक इलेक्ट्रॉनिक अवयव साबुन, शीशे एवं कंप्यूटर चिप में इस्तेमाल किए जाते हैं। सिलिकॉन की खोज 1824 ईस्वी में स्वीडन के रासायनिक शास्त्री जोन्स जैकब बर्जीलियस ने किया था। उपधातु कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, ये उपधातु कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, ये ऐसे तत्व हैं जो कि उपधातु तत्व होते हैं, जिसमें धातु और उपधातु दोनों के अधातु के सभी तत्व पाए जाते हैं। परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व है। तत्व आवधिक तालिका के किस ब्लॉक में संबंधित है? तो वो संबंधित है D ब्लॉक में। ऑफ बाउ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार परमाणु संख्या 46 वाले तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन D उपवेश में जाता है, अर्थात जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपवेश में जाता है वही उसी ब्लॉक का तत्व माना जाता है। जैसे 1s2 2s2। ठीक है, इस तरह से यह 4d8 के तक जाता है। अतः परमाणु संख्या 46 वाला तत्व पैलेडियम है, D ब्लॉक के सबसे संबंधित है। चाय में कौन सा मोनोप्रभावी दवा पाई जाती है? तो चाय में कैफीन पाई जाती है। कैफीन विश्व का सबसे अधिक उपभोगी मनोस्फूर्तिदायक पदार्थ है, लेकिन अन्य मनोस्फूर्तिदायक पदार्थों में विपरीत यह लगभग सभी क्षेत्रों में वैध या अनियंत्रित है। काफ़ी, चाय, मृदु पेय तथा ऊर्जा पेय जैसे अति लोकप्रिय पेय पदार्थों में कैफीन पाई जाती है। कैफीन एक कड़वी सफ़ेद क्रिस्टल लाभ एक्सेथाइन एल्केलाइड क्षारब है, जो एक मनोस्फूर्तिदायक या साइको एक्टिव मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली औषधि है। जर्मन रसायनज्ञ फ्रेडरिक फेर्डिनेंड रंज ने 1819 में इसकी खोज की थी। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस शुष्क होती है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? तो शुष्क चूने से ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन को बुझे हुए चूने से गुजारा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन को बुझे चूने के साथ गुजारा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक रूप में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसे चूने का क्लोरेट भी कहते हैं, जो कि बुझा हुआ चूना CaOH2 क्लोरीन से गुजारा जाता है, जिसमें CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर और H2O इसका
उपयोग पीने के पानी में उपस्थित कीटाणु के शोधन के साथ ही कपड़ा उद्योग तथा पेपर उद्योग में भी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है? जिंक का अयस्क है सेफेलेराइड। सेफेलेराइड जिंक का एक अयस्क है। जिंक के प्रमुख अयस्क सेफेलेराइड, जिंक, ब्लेड, कैलामीन आदि हैं। जिन खनिजों में धातु का पर्याप्त प्रतिशत हो तथा उसमें शुद्ध धातु सरलता एवं सस्ते से प्राप्त की जा सके उसे अयस्क कहते हैं। इसका उपयोग प्रयोगशाला में लोहे की जंग से बचाने के लिए, जस्तेदार लोहा बनाने में, पीतल, कांसा, जर्मनी सिल्वर आदि मिश्र धातु बनाने में, चांदी सोने को निष्कर्षण में तथा युद्ध क्षेत्र में धूम्रपट बनाने में किया जाता है, जिसका सेफलेराइड का प्रयोग किया जाता है। सेफलेराइड एक अयस्क है। कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक है? तो ओजोन के लिए हानिकारक है अग्निशमन अभिकारक जो कि हेलॉन है। हेलॉन एक अक्रिय गैस है जिसे अग्निशमन यंत्र में प्रयोग किया जाता है, परंतु आजकल ये ओजोन परत को हानि पहुंचाने का कारण भी चर्चित है। हालांकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस भी ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है, लेकिन इसे अग्निशमन यंत्र के में प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात यह गैस अग्निशमन अभिकारक नहीं है। निष्कर्षण बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाली पॉलीमर क्या है? तो वो पॉलीमर है ज़्यादा घनत्व को पॉलीएथीन कहते हैं। अधिक घनत्व का पॉलीएथीन का प्रयोग निष्कर्षण बोतल बनाने के लिए किया जाता है। अधिक घनत्व का पॉलीएथीन का प्रयोग निष्कर्षण बोतल बनाने के लिए किया जाता है। ज्ञातव्य है कि पॉलीएथीन सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्लास्टिक है। इसका मुख्य उपयोग पैकेजिंग, प्लास्टिक के थैले, प्लास्टिक फिल्म, रील, बोतल, अन्य पात्र बनाने में किया जाता है। यह एक बहुलक भी है। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है? बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने में स्पेक्ट्रा का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में स्पेक्ट्रा सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इस बुलेट प्रूफ को स्पेक्ट्रा के बुने केवलर की परतों को केवलर धागों का उपयोग करके एक साथ बनाया जाता है। स्पेक्ट्रा शील्ड को क्रेटेन की तरह लोपित किया जाता है और फिर पॉलीथीन फिल्म की दो शीट के बीच सील कर दी जाती है। रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया है? वो है गोल्ड फॉयल प्रयोग। रदरफोर्ड द्वारा गोल्ड फॉयल प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया है। रदरफोर्ड ने यह मॉडल सन 1919 में 1921 को इलेक्ट्रॉन के प्रयोग द्वारा परमाणु के भीतर धनावेशित भाग होने की बात बताई है। उन्होंने यह दर्शाने के लिए सोने की 100 नैनोमीटर की पतली परत पर अल्फा कणों की बौछार की, तो इन कणों की बौछार से निम्न परिणाम प्राप्त हुए। अधिकांश अल्फा कण सोने की परत से बिना विक्षेपित हुए निकल गई और कुछ ही अल्फा कण प्रतिकर्षण बल के कारण विक्षेपित हुए। इसका पता चलता है कि परमाणु के मध्य धनावेशित भाग पाया जाता है जो कि नाभिक में स्थित होते हैं। इनमें से कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है? ठीक है, पैराकीट कृत्रिम कीटनाशक नहीं है। यह तोते की एक प्रजाति है जिसे इनमें से कौन सा कृत्रिम कीटनाशक नहीं है? तो पैराकीट डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी, एल्ड्रीन, बेंजीन, डेहेक्साक्लोराइड, ये तीनों क्या हैं? एक कीटनाशक हैं। जबकि पैराकीट जो है वो एक कृत्रिम कीट नहीं है। यह तोते की तरह एक प्रजाति है जिसे मेलोस्पीटॉक्स एंडोर्टस के रूप में जाना जाता है। यह पहली बार 1891 में प्राणी वैज्ञानिकों द्वारा वर्णित किया गया है। यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप में तोते की तरह सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। यह कुत्ता बिल्ली के बाद तीसरा सबसे ज़्यादा पाला जाने वाला जंतु है। पैराकीट उच्च शुद्धता का जेरेनियम द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह उच्च शुद्धता का जेरेनियम क्षेत्र परिशोधन द्वारा प्राप्त किया जाता है। परिशोधन
उच्च शुद्धता का जैनम क्षेत्र परिशोधन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह तत्व बड़ी अल्प मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है। साधारणतः यह जस्ते के खनिज से मिलता है। खनिजों को जलाने पर जो राख बच जाती है जिसमें 0.25 जेरेनियम ऑक्साइड हो रहता है, इसे टेट्राक्लोराइड के प्रभाजक आसवन विधि से पृथक कर लिया जाता है। इसका उपयोग अर्धचालकों क्षेत्र में फोटो इलेक्ट्रिक सेल तथा सोलर सेल के में तेजी से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान या द्रव अवस्था में रहता है? तो कौन सा द्रव है जो एक अधातु के रूप में होता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधात्विक तत्व है जो कक्षीय तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है, जबकि मरकरी पारा एक रासायनिक चिन्ह है जो कि Hg तथा परमाणु क्रमांक 80 है। पारा एक धात्विक तत्व है, ठीक है। पारा एक धात्विक तत्व है। ब्रोमीन एक अधात्विक तत्व है जो कि कक्षीय तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है, ठीक है। ब्रोमीन एक अधात्विक, पारा एक, निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है ब्रोमीन, जो कि एक अधातु है, जबकि पारा एक धातु है, धात्विक तत्व है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है? तो क्लोरीन की। तत्वों की परमाणु त्रिज्या एक रासायनिक तत्व है। परमाणु नाभिक के केंद्र में इलेक्ट्रॉन के बाहरी आवरण तक की दूरी प्रश्न के अनुसार सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या क्लोरीन है। क्लोरीन, ब्रोमीन, सोडियम, कैल्शियम। CH3CO CH2 CH3 का सूत्र क्या है? तो यह है एथिलीन एथोनेट। एथिलीन एथोनेट किसी तत्व का नाम को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अक्षर और समूह को रासायनिक संकेत कहते हैं। इसकी खोज 1811 में जर्मनी वैज्ञानिक बर्जिलियन ने की थी, ठीक है। प्रोपेनोइक अम्ल CH3 CH2 COOH, एथिल एथोनेट CH3 COO CH2 CH3, ब्यूटानोइक अम्ल CH3 CH2 CH2 COOH, मैथोनोइक अम्ल HCOOH। मिश्र धातु गुलाब। सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु सम्मिलित होता है? मिश्र धातु गुलाब। गुलाब सोने और तांबे का मिश्र धातु है जिसका उपयोग आभूषण प्रसंस्करण उद्योग में किया जाता है। गुलाब सोने का लाल सोने के रूप में भी जाना जाता है। यह धातु 19वीं सदी के में रूस में प्रसिद्ध और इसलिए रूसी सोने के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तांबा। मोनोसमर कैप्रोलेक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया गया है? तो किया गया है नायलॉन 6। मोनोमर कैप्रोलेक्टम का किस बहुलक का प्रयोग करने के लिए बहुलीकरण किया गया है? नायलॉन 6। कैप्रोलेक्टम एक चक्रीय एमाइड है जिसका उपयोग एक मोनोमर के रूप में नायलॉन 6 बनाने के लिए किया गया है। मोनोमर कैप्रोलेक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया गया है? नायलॉन 6। कैप्रोलेक्टम एक चक्रीय एमाइड है जिसका उपयोग एक मोनोमर के रूप में नायलॉन 6 बनाने के लिए प्रयोग किया गया है। CaS4 2H2 का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम है। CaS4 2H2O जिप्सम। CaS4 जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम एक तहदार खनिज है जिसमें सेलेनाइड भी कहते हैं। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है जिसमें जल के भी 2 अणु होते हैं। गैल्वानाइजेशन का मतलब इस्पात को
इस्पात को जस्ता की पतली परत के साथ अवतरण करना है। गैल्वानाइजेशन का मतलब है इस्पात को जस्ता की पतली परत के साथ अवतरण करना है। धातुओं का संक्षारण रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप धातुओं का क्षय होता है। जंग लगने से बचाने के लिए इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है जिसमें धातु के क्षरण जंग लगना में कमी आती है। C60 एक अणु है जिसमें 12 पंचभुज और 20 अष्टभुज के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है, C60 एक अणु है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं और 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन के रूप में व्यवस्थित किया गया है। इसका आकार एक फुटबॉल के गेंद के समान होता है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह होता है एंथ्रेसाइट। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है एंथ्रेसाइट कोयला सबसे उच्चतम रैंक वाला सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। इसमें उच्च ऊर्जा सामग्री उच्च कार्बन प्रतिशत 85 से 95% कम नमी वाला वाष्पशील पदार्थ होता है जिसमें लिग्नाइट सबसे कम गुणवत्ता वाला तथा कोयला न माना जाता है। लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट जो है सबसे अधिक गुणवत्ता वाला जिसमें 25 से 35% तक कार्बन सामग्री उपस्थित होती है लिग्नाइट में। ठीक है, एंथ्रेसाइट में 85 से लेकर 95 तक। पॉलीप्रोपोलीन को छोड़कर निम्नलिखित सभी में संघनन बहुलक होते हैं। पॉलिस्टर को एक प्रकार के बहुलक के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीप्रोपीन के नाम से भी जाना जाता है। इसका गलनांक है 160 डिग्री सेल्सियस होता है। यह एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। पॉलीएमाइड प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रूपों में पाया जाता है। यह भी एक प्रकार का बहुलक है। सिल्क, ऊन और नायलॉन इसके उदाहरण हैं। पॉलीएमाइड प्राकृतिक कृत्रिम दोनों रूप में पाया जाता है जिसको सिल्क और ऊन और नायलॉन। पॉलीकार्बोनेट और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एक समूह है। इसका उपयोग इंजीनियर उद्योग में किया करते हैं। पॉलीएमाइड पॉलिएस्टर और पॉलीकार्बोनेट कंडेंसेशन पॉलीमर, जबकि पॉलीप्रोपिलीन एक एडिशन पॉलीमर है। ठीक है। बाद में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो वो मौजूद है थोरियम। थोरियम रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार भारत में मौजूद है। थोरियम धातु की खोज 1828 ईस्वी में बर्जीलियस ने थियोराइट अयस्क से की थी। इसके अनेक अयस्क ज्ञात हैं परंतु मोनोजाइट इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। विश्व में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में पाया जाता है। थोरियम रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है। काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो वर्ण लेखन का प्रयोग किया जाता है। काली स्याही में अलग अलग रंगों के रंजक को अलग अलग करने के लिए वर्ण लेखन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? तो वो किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? चींटियों से फसलों को सुरक्षा के लिए कपूर का उपयोग किया जाता है, कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसका कारण कपूर में गंधक होती है जो कि चींटियों की फसलों से दूर रखती है। चींटियों में फसलों की सुरक्षा में उपयोग किए जाने वाले अन्य पदार्थ केरोसिन का तेल है, बेकिंग सोडा है, गर्म पानी है, लाल चीनी पाउडर
का घोल है, लाल मिर्च पाउडर का घोल है। इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है? इसमें से ईंधन सेल आणविक ऑक्सीजन है। ईंधन सेल फ्यूल सेल एक विद्युत रासायनिक गुण युक्त है जो कि ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आणविक ऑक्सीजन जिसमें धनावेशित हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन आणविक किसी अन्य ऑक्सीकरण से क्रिया करते हुए ईंधन सेल तब तक विद्युत उत्पादन कर सकते हैं जब तक कि ईंधन ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित बनी रहती है। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वे पदार्थ होते हैं जो गर्म करने के बाद पहले मुलायम किंतु अधिक गर्म करने पर कठोर हो जाते हैं। इसके पश्चात यदि उन्हें पुनः गर्म किया जाता है तो वो मुलायम नहीं होते हैं। इसका मुख्य उदाहरण है बेकेलाइट। जबकि पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड और थर्मोप्लास्टिक हैं जो हल्का सा भी गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं। ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे पदार्थ होते हैं जो कि गर्म करने पर पहले मुलायम किंतु अधिक गर्म करने पर कठोर हो जाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? तो निष्क्रिय गैस नहीं है क्लोरीन। क्लोरीन एक सक्रिय गैस है जिसका परमाणु क्रमांक 17 है। शून्य वर्ग के तत्वों में हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन और जेनॉन, रेडॉन को निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस कहा जाता है। ठीक है। क्लोरीन जो है वो सक्रिय गैस है और निष्क्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और रेडॉन है। इन गैसों की प्राप्ति दुर्लभ होती है जिसके कारण से उन्हें दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। रेडॉन गैस को छोड़कर शेष सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। साधारण नमक कौन सा है? साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। NaCl है। समुद्री जल में साधारण नमक की प्राप्ति की महत्वपूर्ण स्रोत है। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भर दी जाने वाली कुकिंग गैस किस उसमें होती है? द्रव में होती है। सामान्यतः घरों के ईंधन के रूप में प्रयुक्त हो जाने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण रूप होता है जो सामान्यतः ताप और उच्च दाब पर द्रव अवस्था में सिलेंडरों में भरा जाता है। इसकी विशेष प्रकार की गंध स्वयं गैस के कारण से नहीं बल्कि मिलाए गए दुर्गंध युक्त पदार्थ जैसे मरकैप्टन, मिथाइल मरकैप्टन के कारण होता है। मरकैप्टन तथा मिथाइल मरकैप्टन के कारण जिसमें गंध आती है ताकि रिसाव होने पर आसानी से पहचाना जा सके। ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1967 में ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल पौधा है? बायोडीजल पौधा रत्न जोत है। जेट्रोफा रत्नजोत एक बायोडीजल का पौधा है। बायोडीजल रत्नजोत। ठीक है। रत्नजोत एक क्या है? बायोडीजल का पौधा है जिसे कि जेट्रोफा कहा जाता है। जेट्रोफा। ठीक है। जेट्रोफा का रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है ओजोन प्रकाश। रासायनिक स्मोक एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पारस्परिक क्रिया के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, पैराटिसल एसिटाइड, नाइट्रेट पैन उत्पादित करते हैं जिन्हें सामयिक रूप से प्रकाशित रासायनिक स्मोक कहा जाता है। पीतल इनकी मिश्र धातु है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा और जस्ता होता है। पीतल में तांबा 60 से 62% होता है तथा जस्ता 40 से 38% तक होता है। पीतल का प्रयोग बर्तन, मूर्ति और घंटे, मंदिर के आदि बनाने में किया जाता है।
ठीक है। सोडियम को किस में रखते हैं? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। सोडियम को किस में रखते हैं? सोडियम अत्यंत सक्रिय धातु है, इसके खुले वातावरण में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, अतः इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अत्यंत क्रियाशील होने के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। सोडियम चांदी के समान सफ़ेद धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। फलों को पकाने के लिए सोडियम एक सक्रिय धातु है। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो प्रयुक्त की जाती है एथिलीन गैस प्रयोग की जाती है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन रूल 1955 की धारा 44A के अनुसार एसिटिलीन गैस से फलों को पकाने पर प्रतिबंध है, लेकिन कानून के सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होने और विकल्पों के अभाव में इसका उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। एसिटिलीन द्वारा पकाए गए फल हानिकारक होते हैं, जबकि एथिलीन द्वारा पकाए गए फलों पर कोई धब्बा नहीं आता है। फल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होते हैं एथिलीन द्वारा पकाए गए फलों द्वारा। सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? सोने के साथ तांबा मिलाया जाता है। तांबा एयु का कोमल सोना एयु कोमल है, आघातवर्धक है, तन्य चमकदार पीले रंग की धातु है। सोना प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। रंग और गुण समानता होने के कारण कॉपर को सोने के साथ मिश्रण किया जाता है। शुद्ध सोने की शुद्धता 24 कैरेट होती है। प्रमुख अयस्क कैलावेराइट तथा सिल्वरनाइट होता है। शुद्ध यूरेनियम किससे पाया जाता है? शुद्ध यूरेनियम 235 से पाया जाता है। यूरेनियम तत्व की खोज 1789 में हुई थी। क्लोरोप्रोथ ने पिच ब्लेड नामक अयस्क से किया था। शुद्ध यूरेनियम 235 कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए गैस प्रयुक्त की जाती है। कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? क्लोरीन प्रयोग की जाती है। 18 कैरेट के शुद्ध सोना पाया जाता है, तो पाया जाता है 75%। कैरेट शब्द सोने की शुद्धता तथा हीरे की भार को दर्शाता है। 24 कैरेट और सोना शुद्धतम माना जाता है। सोना अत्यधिक मुलायम धातु होने के कारण आभूषण तैयार करते समय इसमें अन्य धातु मिश्रण किया जाता है, जिसमें सोने की शुद्धता कम हो जाती है। 24 कैरेट 100%, 18 कैरेट 100 मल्टीप्लाई 10, 100 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाई 24 तो 75%। 18 कैरेट के सोने की शुद्धता 75% होती है। ठीक है। जीव विज्ञान। सार्स का पूर्ण रूप क्या है? सार्स का पूर्ण रूप है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। कोरोना वायरस के कारण होने वाला एक रोग है। यह एक जूनोटिक मल का एक वायरल श्वसन रोग है जो नवंबर 2002 और जुलाई 2003 के बीच दक्षिण चीन में इस महामारी के फैलने से 896 मामले दर्ज किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप उन देशों में 774 मौतें हुई, जिसमें हांगकांग में इस महामारी का अधिकतम प्रकोप रहा। सौभाग्य से 2004 के बाद से सार्स के कोई भी मामले WHO के अनुसार दर्ज नहीं किए गए। इस रोग में जुकाम, बुखार, ठंडा लगना, थकान, सिरदर्द के लक्षण दिखाई देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण है? तो यौन संक्रमण है उपदस है। सिफिलिस या उपदस यह एक यौन असंचारित संक्रमण है। STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो एक प्रकार का बैक्टीरिया ट्रोपोनिया पैलिडम के कारण है। यह प्रायः एक यौन संपर्क से संचारित होता है, जिसे शेफिलिस कहा जाता है, उपदंश कहा जाता है। शेफिलिस
इंग्लिश में ज़्यादा उपयोगी होता है। सेफलिस अगर पूछा जाए तो सेफलिस एक यौन संक्रमण रोग है। प्रवाल कोरल प्रवाल पूर्वक कोरल पॉपिल्स ऑल के बीच सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है जॉक्साथेला प्रवाल प्रवाल पूर्वक एक जॉक्साथेला नामक शैवाल के बीच सहजीवी संबंध का उदाहरण है। प्रवाल कठोर संरचना वाले चूना प्रधान जीव है। इस प्रवालों की कठोर सतह के अंदर सजीवी संबंध में रंगीन शैवाल जुदैथिली पाए जाते हैं। प्रवाल मुख्य रूप से कम गहराई वाले क्षेत्र में स्वच्छ और अवसाद रहित जल में पाए जाते हैं। प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का प्रवाल भित्ति के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल रिपोर्ट तैयार करता है? तो तैयार करता है केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु स्वाइन फ्लू होता है? तो H1N1। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस के कारण होता है। यह वायरस सूरों के श्वसन नली तंत्र को संक्रमित करता है तथा बाद में यह वायरस मनुष्य में संचारित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप नाक बहना, खांसी, भूख की कमी और व्यवहार में बेचैनी होती है। स्वाइन फ्लू की पहचान 2001 में की गई थी। इबोला वायरस एक विषाणु है। यह वर्तमान में एक गंभीर बीमारी के रूप में धारण कर चुका है। इस बीमारी में शरीर की नसों में खून बाहर आना शुरू हो जाता है। इसमें अंदरूनी रक्तस्राव प्रारंभ हो जाता है और एक अत्यंत घातक रोग है। इसमें 10% रोगों की मृत्यु हो जाती है। मार्बर्ग वायरस फिलोवीरेडे परिवार का एक रक्तस्रावी वायरस बुखार है जो मार्बर्ग वायरस मनुष्यों के प्राइमेटर्स मार्बर्ग वायरस रोग का कारण बन जाता है जो वायरल रक्तस्रावी बुखार का एक रूप है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने यह जोखिम समूह 4 पैथोजन वर्ग में रखा है। पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा गया है? पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा गया? पत्तियों को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल का उपयोग करके भोजन बनाती है। स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया रक्त होता है? तो आयरन होता है। ठीक है, स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आयरन आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग के कारण शरीर के अंगों में ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कम हो जाता है। इस रोग के कारण लक्षण थकान, त्वचा पीला होना, सांस फूलना, सर घूमना, चक्कर आना और दिल की धड़कन तेज होना शामिल हो सकते हैं। भारत में 80% से अधिक गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। लाइकेन एक प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है। लाइकेन सहोपकारित म्यूचुअलिज्म। लाइकेन एक क्या है? लाइकेन सहोपकारित संबंध का उदाहरण है। लाइकेन नीले हरे शैवाल और कवक के तंतु के बीच एक मिश्रित सहजीवी संबंध है और कुछ लाइकेन कवक शैवाल के साथ तथा साइनोबैक्टीरिया के सहजीवी संबंध है। साइपोकारिता। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है? जीवाणु द्वारा प्लेग रोग होता है। जीवाणु सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग रोग होता है। प्लेग एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो जीवाणु द्वारा होता है। पेर्सिनिया पेस्टिस नामक एक बैक्टीरिया के कारण यह बैक्टीरिया मुख्य रूप से चूहों में पाया जाता है। उन पिस्सुओं में पाया जाता है जो चूहों को काटते हैं।
चूहों व उन पीसों में से मनुष्य व अन्य जानवरों में प्लेग रोग फैल सकता है। प्लेग के लक्षण तेज बुखार, सीने में दर्द, खांसी, सांस फूलना, बलगम, खून आदि शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा वजन शिशुओं में कम वजन से संबंधित है? जन्म के समय वजन उन नवजात के लिए प्रयोग होता है जिनका वजन 5 पाउंड से औसत 2500 ग्राम से लेकर 2.5 केजी से कम होता है। एक औसत नवजात वजन का आमतौर पर लगभग 8 पाउंड होता है। जन्म के समय कम वजन वाले बच्चे को कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। ठीक है, कौन सा वजन विश्व के लिए कम संबंधित है? तो 2.5 केजी से कम। एंथ्रेक्स जो एक घातक रक्त रोग का कारण बनता है, वो क्या है? एंथ्रेक्स वो एक जीवाणु। एंथ्रेक्स जो एक घातक रक्त रोग का कारण बनता है, उसे जीवाणु। एंथ्रेक्स एक गंभीर संक्रामक रोग है जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक ग्राम पॉजिटिव ब्रॉड के आकार के जीवाणु के कारण होता है। एंथ्रेक्स प्राकृतिक रूप से मिट्टी में पाया जाता है या आमतौर पर दुनिया भर के घरेलू और जंगली जानवरों को प्रभावित करता है। यदि लोग संक्रमित जानवरों या दूषित पशु उत्पादों के संपर्क में आते हैं तो एंथ्रेक्स रोग से पीड़ित हो जाते हैं। मीना माता रोग का प्रकोप द्वारा जल प्रदूषण के कारण हुआ था। पारा मरकरी। मीना माता रोग का प्रकोप मरकरी द्वारा जल प्रदूषण के कारण हुआ था। मीना माता रोग पारे मरकरी के विषमता के कारण होता है। क्रियात्मक नियंत्रण खोना, आंशिक लकवा, बोलने में दुर्बलता मीना माता रोग के कुछ लक्षण हैं। जापान में मिनी माता खाड़ी के पास 1968 में पहली बार यह रोग प्रकाश में आया। यह पर्यावरण प्रदूषण के कारण जापान में होने वाले 4 प्रमुख प्रदूषण रोगों में से एक है। मुख्य रूप से यह औद्योगिक उत्सर्जन और सोने के खनन जैसे माध्यमों का पर्यावरण प्रवेश करता है। पोषण की वह कौन सी विधि है जिसमें जीव मृत और क्षयकारी पदार्थ से पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करता है? पोषण की वह कौन सी विधि है जिसमें जीव मृत और क्षयकारी पदार्थों से पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करता है? उसे कहते हैं मृतपोषी पोषण विधि। मृतपोषी पोषण विधि। मृत पोषण विधि में जीव मृत और क्षयकारी पदार्थ से पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं। जो जीव मृत सड़े जैव पदार्थ पर बढ़ते हैं तथा पोषण प्राप्त करते हैं वे मृत जीवी कहलाते हैं। इसमें कवक और फंजाई कहते हैं। ये कवक तथा फंजाई मृत तथा सड़ने वाले जैव पदार्थों पर पाचक रस का स्राव करते हैं जिससे वे विलयन के रूप में बदल जाते हैं और उसके बाद ये विलयन पर पोषण प्राप्त करने के लिए अवशोषित कर लेते हैं। शरीर में ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो उससे कैंसर होता है। शरीर में ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? कैंसर होता है। शरीर में ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण कैंसर का शिकार होता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ICMR राष्ट्रीय रोग सूचकांक विज्ञान अनुसंधान केंद्र NCDIR द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में प्रवृत्ति के लिहाजा वर्ष 2025 तक भारत में कैंसर के मामलों में संख्या बढ़कर 15.6 लाख होने की संभावना है। महिलाओं में इस कैंसर की कुल लगभग 2.0 लाख और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के कुल 0.75 लाख मामले होने का अनुमान है। कोशिका का शक्तिग्रह पावर हाउस है। तो शक्ति का पावर हाउस है सूत्रकर्णिका। कोशिका की शक्ति पावर ऑफ सूत्रकर्णिका है। श्वसन संबंधी प्रारंभिक क्रिया साइटोप्लाज्मा में होती है तथा शेष क्रियाएं
माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जो कि क्रिया के अंतिम चरण में है। अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है। किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है नाभिक। नाभिक कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस हिंदी इंग्लिश दोनों में पता होना चाहिए। न्यूक्लियस कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को नाभिक कहते हैं। अधिकांश कोशिकाओं में एक अलग केंद्र में स्थित गोलाकार संरचना होती है, इसे नाभिक कहते हैं। केंद्रक एक झिल्ली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, जिसे साइटोप्लाज्मा कहते हैं। केंद्रक एक झिल्ली ऐसे पदार्थ से घिरा होता है, जिसे साइटोप्लाज्मा कहते हैं। गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन्स का एक चिकित्सीय शब्द पद निम्नलिखित में से कौन सा है? इसको वक्राशयम कहते हैं। नेफ्रोलिथिस कहा जाता है। गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन को चिकित्सीय शब्द पद में वक्रास्मता, नेफ्रोलिथिस या किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी या वक्री कैलकली रीनल कैलकुली या नेफ्रोलिथियासिस। किडनी स्टोन गुर्दे की मूत्रनालिका में बीमारी है, जिसमें वक्र गुर्दे के अंदर छोटे छोटे बड़े पत्थर का निर्माण होता है। गुर्दे में एक समय में एक या अधिक पथरी हो सकती है। ठीक है। राइबोजियम और कुछ नील हरित शैवाल जैसे सूक्ष्म जीव जिसके स्थिरीकरण में मदद करता है नाइट्रोजन। राइबोजियम और कुछ नील हरित शैवाल जैसे सूक्ष्म जीव इसके स्थिरीकरण में मदद करता है नाइट्रोजन। राइबोजियम तथा और नील हरित शैवाल जैसे सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण की मदद करते हैं। इन रोगाणुओं को आमतौर पर जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। मिट्टी में मौजूद राइबोजियम और कुछ नील हरित शैवाल जैसे बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक कर सकते हैं और प्रयोग करने योग्य नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन कर सकते हैं, जिनका उपयोग पौधों द्वारा पौधों में के प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण के लिए किया जाता है। कौन विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग एनीमिया होता है? तो विटामिन B12 की कमी से, B9 की, B12 की कमी से रक्त अल्पता रोग एनीमिया होता है। B12 की कमी से। फोलेट, F9 तथा विटामिन B12 साइनोकोबालामीन की कमी से इंसानों में रक्त अल्पता रोग एनीमिया होता है। या विटामिन शरीर में तंत्रिका प्रणाली नर्वस सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी कमी के कारण मस्तिष्क में आघात ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। विटामिन B12 का स्रोत मांस, कलेजी, दूध है। विटामिन B1 थायमीन की कमी से भी बेरी जो था। B12 के फ्लेविन की कमी से त्वचा का फटना, आंखों में लाल होना, जीवा का फटना और विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिस की कमी से त्वचा का रोग होता है। ठीक है। आपसे पूछेगा B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन B1 थायमीन का रोग होता है कमी से बेरी तथा विटामिन B12 B2 के सब कमी से राइबोफ्लेविन की कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीवा का फटना। विटामिन B6 का पाइरिडॉक्सिन की कमी से त्वचा का रोग होता है। निम्न में से कौन सा रोग लीवर कैंसर से जुड़ा हुआ है? लीवर कैंसर से हेपेटाइटिस बी यकृत शोथ बी है। हेपेटाइटिस बी यकृत शोथ बी है। हेपेटाइटिस सी और सिरोसिस रोग लीवर कैंसर से जुड़े हुए हैं। दीर्घकालिक क्रोनिक हेपेटाइटिस बी तथा हेपेटाइटिस सी सिरोसिस का कारण बनते हैं और बिना निदान उपचार के लीवर कैंसर का कारण बनते हैं। हेपेटाइटिस बी विषाणु जनित रोग होते हैं। निम्नलिखित में से किसे नीले हरित शैवाल के रूप में जाना जाता है? हरित शैवाल के रूप में
जाना जाता है। साइनो बैक्टीरिया को जाना जाता है हरित शैवाल के रूप में, साइनो बैक्टीरिया हो जाता है। साइनो बैक्टीरिया को नील हरित शैवाल के रूप में जाना जाता है। ये एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीव होते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी और सभी प्रकार के पानी में पाए जाते हैं। साइनो बैक्टीरिया नील हरित शैवाल के रूप में पाए जाने जाते हैं। ये एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीव होते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी और सभी प्रकार के पानी में पाए जाते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण वर्णक क्लोरोफिल और फाइकोसाइनिन होते हैं। ये जलीय प्रणाली में शैवाल या साइनोबैक्टीरिया में तेजी से वृद्धि को अल्गल ब्लूम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग फ्लाइंग फॉक्स या फल जतुक के माध्यम से फैलाया जाता है? तो फैलाया जाता है निपाह वायरस। निपाह वायरस जो है वो क्या है? फ्लाइंग फॉक्स है या फल जतुक का माध्यम है निपाह वायरस। निपाह वायरस का मुख्य रूप से फ्लाइंग फॉक्स या फल जतुक का माध्यम से फैलता है। निपाह वायरस की पहचान पहली बार 1999 में मलेशिया के सूअर पालने वाले किसानों में हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह जानवरों के मनुष्यों में फैलता है। भारत में पहली बार केरल में इसकी पहचान की गई निपाह वायरस। ठीक है। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में भी जाना जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाना जाता है? कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में भी जाना जाता है। कोशिका द्रव में स्थित बहुत सी सूक्ष्म कण होते हैं जिनकी प्रोटीन संश्लेषण की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह अनुवांशिक पदार्थ को डीएनए तथा आरएनए के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। इसे कोशिका की प्रोटीन भी फैक्ट्री के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन काला बाजार रोग के लिए रोग वाहक के रूप में जाना जाता है? तो उसके लिए जाता है बड़ मक्खी सैंड फ्लाई को। निम्नलिखित में से कौन काला आजार रोग वाहक के रूप में जाना जाता है? बड़ी मक्खी सैंड फ्लाई। बड़ी मक्खी काला आजार रोग के लिए रोग वाहक के रूप में कार्य करता है। काला आजार एक संक्रामक बीमारी है जो परजीवी लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होता है। काला आजार एक परजीवी बड़ मक्खी है जिसे सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा काला आजार रोग के लिए रोग वाहक के रूप में कौन कार्य करता है, तो बड़ मक्खी सैंड फ्लाई कार्य करती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से विषाणु के कारण लघु मुसरिका चिकन पॉक्स होता है? तो चिकन पॉक्स होता है किसके? ह्यूमन प्रतिरक्षी डी वेरिसेला जोस्टर विषाणु से द्वारा होता है चिकन पॉक्स। मुसरिका निम्नलिखित में से कौन से विषाणु के द्वारा लघु मुसरिका या चिकन पॉक्स होता है? तो वेरिसेला जोस्टर विषाणु द्वारा। किसके द्वारा होता है? वेरिसेला जोस्टर विषाणु द्वारा होता है लघु मुसरिका। वेरिसेला जोस्टर विषाणु द्वारा होता है। वेरिसेला जोस्टर विषाणु के द्वारा कारण यह लघु मुसरिका चिकन पॉक्स होता है। यह बहुत ही संक्रामक होती है। यह संक्रमित मिश्रित पदार्थों को सांस के साथ अंदर ले जाने से फैलती है। छोटी मादा चिकन पॉक्स के संक्रमण से पूरे शरीर में फुंसियाँ जैसे चकत्ते विकसित हो जाते हैं जो दिखने में खसरे की बीमारी की तरह भी दिखाई देते हैं। इस बीमारी में पूरे शरीर में खुजली होने लगती है और चिकन पॉक्स का संक्रमण महामारी की तरह फैलने लगता है। निम्नलिखित में से किस रोग को रूबियोल भी कहा जाता है? रूबियोल कहा जाता है खसरा रोग को कहा जाता है। खसरा रोग को क्या कहा जाता है? रूबियोल कहा जाता है। खसरा रोग को क्या कहा जाता है? रूबियोल कहा जाता है। खसरा रोग को रूबियोल भी कहा जाता है। यह एक रूबियोल वायरस के कारण होता है। खसरा रोग किस वायरस के कारण होता है? यह एक रूबियोल वायरस के द्वारा होता है। इस बीमारी में लोगों को आमतौर पर फैले हुए दाने, बुखार, सिर दर्द, लसिका ग्रंथि बढ़ जाती है। रेबीज जलांतक ये रेबीज नामक विषाणु से होते हैं। यह मुख्य रूप से पशुओं की बीमारी में होता है। रेबीज
जलांतक ये रेबीज नामक विषाणु से होते हैं। यह मुख्य रूप से पशुओं की बीमारी है। यह संक्रमित पशुओं के लार से मनुष्यों में फैलता है। छोटी मादा चिकन पॉक्स ये इसके संक्रमण से पूरे शरीर में फुंसियाँ जैसे चकत्ते विकसित होते हैं। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा लार, स्वर्ण और रक्तचाप जैसी अस्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो मज्जा करता है। मज्जा मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा लार, स्वर्ण और रक्तचाप जैसी अस्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? मज्जा, जिसको मेडुला कहते हैं। मेडुला आपसे मेडुला लिख सकता है, मज्जा लिख सकता है। मस्तिष्क का मेडुला हिस्सा लार, स्वर्ण या रक्तचाप जैसी अस्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मेडुला मस्तिष्क तंत्र में स्थित है जो कि पूर्ववर्ती और सेरिबलम से कम है। यह एक शंकु आकार का होता है जिसे न्यूरोनल द्रव्यमान है जो कि अस्वैच्छिक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। पीयूष ग्रंथि यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार मटर के दाने की तरह होती है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का एक सबसे बड़ा भाग होता है। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग होता है जो सेरिबलम भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमित पशुओं की लार से प्रसारित होता है? तो वो होता है रेबीज। रेबीज रोग संक्रमित पशुओं के लार से प्रसारित होता है। रेबीज विषाणु जनित होता है। रेबीज इंसानों के अन्य जानवरों के संचारित होता है और जब कोई संक्रमित जानवर किसी अन्य जानवर या इंसान या खरोंचता या काटता है तो वह जानवर को भी संक्रमित करता है। मनुष्यों में रेबीज अधिकतर कुत्तों के काटने से होता है। अमेरिका में रेबीज संक्रमण का सबसे आम स्रोत चमगादड़ देखा गया है। मलेरिया मच्छरों से होने वाला एक तरह का संक्रामक रोग है। यह मादा एनाफ्लीज्ड मच्छर के काटने से होता है। लाइमा रोग यूरोप उत्तरी अमेरिका में टिकस कीड़े से होने वाला एक जीवाणु जनित रोग है। कैक्टस किस प्रकार के पौधों का एक उदाहरण है? कैक्टस एक प्रकार के गूदेदार पादप है। कैक्टस किस प्रकार का पौधा है? यह एक गूदेदार पादप है। गूदेदार पादप ऐसे पौधे होते हैं जिसका कोई भाग साधारण से अधिक मोटा होता है। यह अक्सर शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे काटने पर इसमें रस, जल या गोंद जैसा पदार्थ निकलते देखा जाता है। कैक्टस कटीले पौधे होते हैं जिसका उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमणशील रोग का एक उदाहरण है? संक्रमणशील रोग है क्षय रोग, जिसे ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। क्षय रोग एक गंभीर संक्रामक और बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाली बीमारी है जो कि मुख्य रूप से फेफड़ों में प्रभावित करती है। टीबी पैदा करने वाला बैक्टीरिया जिसे किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है। निम्नलिखित में से किस रोग में लार ग्रंथियों के सूजन के लक्षण देखते हैं? तो इसको कंठमाला कहते हैं, गल रोग कहते हैं। निम्नलिखित में किस रोग में लार ग्रंथियों का सूजन के लक्षण दिखते हैं जिसे कंठमाला या गल रोग कहते हैं? कंठमाल रोग में लार ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखते हैं और लार ग्रंथियों में संक्रमण से स्टोन बनने और बैक्टीरियल व वायरल इन्फेक्शन या लार ग्रंथियों में सूजन व दर्द होता है। मुंह में छाले हो सकते हैं, लार कम बनती है और ग्रंथियों में स्टोन बनने लगते हैं। मुंह में ये खुलने वाली नलियां ब्लॉक हो जाती हैं। माइकोहर्बिसाइड से प्राप्त एक पौधा नाशक है, तो क्या है? फंगस। माइकोशाकनाशी एक कवक से प्राप्त होने वाला एक पौधनाशक पदार्थ है। शाकनाशी कवक से प्राप्त एक पौधनाशक पदार्थ है जो कि पारंपरिक जड़ी बूटियों में विपरीत माइक्रोहर्बिस खुद को पुनः उत्पन्न कर सकते हैं और कई वर्षों तक मिट्टी में प्रत्यारोपित फसलों को नष्ट करने के लिए जीवित रह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है जो मानव के पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनते हैं? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी, विटामिन सी की स्कर्वी, विटामिन डी रिकेटस, विटामिन ए जनन क्षमता प्रभावित। ठीक है, स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष
को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन डी, फोलेट। स्पाइना बिफिडा नामक दोष रोकने के लिए फोलेट B9 विटामिन की आवश्यकता होती है। यह हरी पत्तियों, सोयाबीन, यीस्ट, गुर्दों, फलियों या जिगर आदि में पाया जाता है। स्पाइना बिफिडा की समस्या तब होती है जब अजन्मे शिशु में मेरुरज्जु यानी रीढ़ के विकास का दौरान कुछ गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, B9। स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? B9 की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस रोग को आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है? मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है मस्तिष्क कोप इंसेफ्लाइटिस को आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है। यह एक क्यूलिकस मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के मस्तिष्क में अत्यधिक सूजन आ जाती है। ज्वर, सिरदर्द, ऐंठन, उल्टी और बेहोश जैसी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। दक्षिण एशिया या अफ्रीका में ऐसे रोग के सबसे ज़्यादा पीड़ित व्यक्ति पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिकी विकार है? अनुवांशिक विकार है मिक्सीडीमा। मिक्सीडीमा अनुवांशिक विकार नहीं है। अनुवांशिक विकार नहीं है। मिक्सीडीमा क्या है? एक अनुवांशिक विकार नहीं है। जबकि वर्णदाता, अतिरक्तस्राव रोग और अरंजकता, ये क्या है? एक अनुवांशिक विकार है। मिक्सीडीमा अनुवांशिक विकार नहीं है। इसके अतिरिक्त सभी अनुवांशिक विकार हैं। मिक्सीडीमा थायरॉक्सिस हार्मोन्स के अल्प स्राव के कारण होता है। आयु के अनुसार मिक्सीडीमा के विभिन्न नाम हैं। भ्रूण अवस्था, शिशुकाल में होने वाला रोग, जन्म मानवता, यौन आरंभ काल में होने वाला रोग यौन मिक्सीडीमा, वयस्क अवस्था में होने वाला वयस्क मिक्सीडीमा कहलाता है। गैस्ट्राक्नीमियस मांसपेशियां मानव शरीर में किस भाग में स्थिर होती हैं? तो ये स्थिर होती हैं गैस्ट्राक्नीमियस मांसपेशियों की उत्पत्ति घुटने के जोड़ के पीछे पैर के नीचे की ओर पार्श्व सिरे में समांतर होती हैं। यह मांसपेशियों की मानव शरीर की टांग को निचले स्तर पर यानी घुटने के नीचे पाई जाती हैं। निचले टांग में मांसपेशियां। श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग क्या है? तो उसका प्रतिशत है 4%। मनुष्यों और जीवों जंतुओं द्वारा की गई श्वसन प्रक्रिया में वायु का संगठन निम्नलिखित में से है। श्वसन के दौरान 79% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। उच्छ्वास दौरान 79% नाइट्रोजन, 17 ऑक्सीजन और 4 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। भूजल ब्लू बेबी सिंड्रोम के खनिज प्रदूषण के कारण होता है। नाइट्रेट के कारण। भूजल ब्लू बेबी सिंड्रोम में खनिज प्रदूषण के कारण होता है। भूजल बेबी सिंड्रोम में खनिज प्रदूषण के कारण होता है, तो नाइट्रेट के कारण होता है। भूजल ब्लू बेबी सिंड्रोम में खनिज प्रदूषण के कारण होता है, नाइट्रेट के कारण होता है। ब्लू बेबी शब्द का हिंदी में अर्थ होता है हृदय रोग से ग्रस्त शिशु। इस रोग में नवजात शिशु के पैरों, मुंह में, सिर पर नीलिमा दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नवजात शिशु को ऐसा प्रदूषित जल पिला दिया जाता है जिससे नाइट्रेट की आवश्यक मात्रा से 45 mg प्रति लीटर से अधिक होती है। नाइट्रेट जब हमारी आंतों तक पहुंचते हैं तब आंत में माइक्रोबियल फ्लोरा के माध्यम से नाइट्रेट या नाइट्राइट हीमोग्लोबिन से क्रिया करके मैथेमोग्लोबिन बनाता है जिससे ऑक्सीजन की प्रवाह का बाधित होता है। छोटी आंत का उंगली की तरह
छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है, ये होता है विली। छोटी आंत का उंगली की तरह का एक छोटा हिस्सा जो कि पोषक तत्वों को सोख लेता है, विली। छोटी आंत आहार नाल का हिस्सा है। छोटी आंत आहार नाल का हिस्सा है। मनुष्य में छोटी आंत के अंदर विली पाई जाती है जिसकी संरचना उंगली नुमा होती है। यह भोजन के पाचन के उपरांत पोषक तत्वों के को सोखकर शरीर के विभिन्न अंगों में भेज देती है, जिसे वुमेन्स स्पुट और नेफ्रॉन या प्याले नुमा संरचना है। इसमें ग्लेमू इसमें ग्लेमे रूल्स धसा होता है रहता है जिसकी भित्ति महीन द्विस्तरीय तथा सल की उपकला की बनी हुई होती है, जिसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें पादनु और पोडोसाइट कहते हैं। सीलिया यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाने वाली कोशिकाओं को कहते हैं। एल्वियोली श्वास प्रणाली की महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका कार्य रक्त प्रवाह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं का आदान प्रदान करना है। हाइपोक्लेमिया किस की कमी से होता है? हाइपोक्लेमिया होता है पोटेशियम की कमी से। हाइपोक्लेमिया किस की कमी से होता है? पोटेशियम की कमी से। शरीर में पोटेशियम की कमी से हाइपोक्लेमिया नामक रोग होता है। आमतौर पर यह रोग तब होता है जब भोजन में पोटेशियम की कमी होती है या शरीर का पोटेशियम मूत्र या आंतों द्वारा बाहर निकल जाता है। यह रोग का लक्षण कमजोरी, ऊर्जा की कमी, मांसपेशियों में ऐंठन, पेट में गड़बड़ी, अनियमित दिल और धड़कन की अनियमितता, EKG आदि होती है। बौनेपन, बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग किस की कमी से होता है? तो ये थायरोसिन हार्मोन की कमी से होता है। थायरोसिन हार्मोन की कमी से बच्चों में थायरोसिन हार्मोन थायरोक्सिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थायरोक्सिन की कमी से बौनेपन का रोग होता है। इसमें गले में सामने की ओर सांस नली के ऊपर थायराइड नाम की ग्रंथि होती है, ग्रैड होता है। इसमें थायरोक्सिन हार्मोन बनते हैं। यह हार्मोन सारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। मेटाबॉलिज्म उन प्रक्रियाओं को कहते हैं जिसमें शरीर में उत्पन्न ऊर्जा होती है। इसमें T3 और T4 कोशिकाओं की सामान्य क्रियाओं और विकास को बढ़ावा मिलता है। पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया था? तो यह आविष्कार किया था मार्क कैंडल ने किया था। पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार मार्क कैंडल ने किया था। मार्क कैंडल ने बताया कि नैनो पैच के माध्यम से टीका लगाने से यह मांसपेशियों के बजाय त्वचा में बाहरी परत पर मौजूद इम्यून सेल्स को सीधा निशाना बनाता है, इसलिए यह आम टीकों से ज़्यादा असरदार है। पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन साल्क ने की थी। पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया? पोलियो टीके मार्क कैंडल ने किया। पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार मार्क कैंडल ने किया। मार्क कैंडल ने बताया कि नैनो पैच के माध्यम से ही टीका लगाने से यह मांसपेशियों के बजाय त्वचा में बाहरी परत पर मौजूद इम्यून सेल्स को सीधा निशाना बनाता है, इसलिए यह आम टीकों के ज़्यादा असरदार होता है। पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन सॉल्क ने की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जॉन सॉल्क ने किसकी खोज की थी? पोलियो की खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? यौन संचारित रोग नहीं है टाइफस, क्लाइमाइडिया, प्रेमिया गोनोरिया, यकृत शोथ एंड हेपेटाइटिस बी। टाइफस यौन संचारित रोग नहीं है। टाइफस ज्वर एक प्रकार का रोग है जो अचानक प्रारंभ होता है या ज्वर लक्षण है सिर दर्द, सर्दी लगना, ज्वर, शरीर में पीड़ा इत्यादि, और बाकी सभी यौन से संचारित रोग हैं। क्यों बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? तो ये क्वाक्सिला बर्नेटी के द्वारा होता है। क्यों बुखार एक संक्रमण है जो कि क्वाक्सिला बैनर्टी जीवाणु द्वारा होता है या मनुष्यों में जानवरों, भेड़, बकरी, मवेशियों के द्वारा फैलता है। शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि
शरीर में किस भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित होती है? कलाई। मनुष्य के शरीर में 206 वयस्क हड्डियां पाई जाती हैं, जिसमें त्रिज्या अस्थि रेडियस बोन कलाई में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसे मांसपेशियां कंकालीय मैस्कुलो स्केटल प्रणाली विशेष रूप से रीढ़ की यांत्रिक विकारों का निदान और उपचार कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है काइरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति। ठीक है, मांसपेशियों कंकालीय मैस्कुलो स्केटेल प्रणाली विशेष रूप से रीढ़ के यांत्रिक विकारों को निदान और उपचार को कहा जाता है, उसको कहा जाता है काइरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति। मांसपेशियां कंकाली तंत्र मुख्यतः मेरुदंड प्रणाली यांत्रिक विकारों का निवारण है, निदान तथा उपचार के लिए काइरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति का उपयोग किया जाता है। यह एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है जिसकी मान्यता है कि इन प्रकारों के होने के तांत्रिक तंत्र के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएं जन्म लेती हैं। प्रतिरक्षा रोगों का इलाज निम्नलिखित में से किस दवा से किया जाता है? प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज किस? गामा ग्लोबिन मनुष्यों और अन्य स्तनधारियों के रक्त प्लाज्मा में उपस्थित ग्लोब्यूलिन का एक वर्ग है जो शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली में भाग के रूप में कार्य करता है। इसमें अधिकांश एंटीबॉडी शामिल होती हैं। इसका प्रयोग प्रतिरक्षात्मक रोगों के इलाज के रूप में किया जाता है, जिसमें पोलियो माइलिटिस तथा हेपेटाइटिस जैसी कुछ बीमारियां प्रमुख हैं। अंडे की सफ़ेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है, वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अंडे की सफ़ेदी में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है जो कि विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है। अध्यात्म है कि मनुष्य में एल्ब्यूमिन लीवर द्वारा बनाया जाने वाला प्रोटीन है और मनुष्य मुख्य रूप से रक्त में पाया जाता है। रोजेशिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग में प्रभावित करती है? यह एक त्वचा को प्रभावित करती है। रोजेशिया एक आम बीमारी है जो कि त्वचा को प्रभावित करती है। रोजेशिया मुहासों का बिगड़ा हुआ रूप है जो मध्यम आयु के गोरी त्वचा वाले महिलाओं को ज़्यादा होती है। महिलाओं में यह हार्मोन असंतुलित, प्रेगनेंसी और गर्भ निरोधक गोलियों के एक गलत प्रयोग से होता है। इसके अलावा सूर्य के प्रकाश में संपर्क में आने, तनाव, धूम्रपान आदि में भी यह समस्या उत्पन्न होती है। मानव शरीर के श्रोणि कंकाल का आकार क्या है? यह आकार है त्रिकोणी। मानव शरीर में श्रोणि कंकाल का आकार त्रिकोण होता है। श्रोणि मेखला पैरों की अस्थियों को अपने से मोड़ने के लिए संधि स्थान प्रदान करती है या अंतरांगों को सुरक्षा प्रदान करती है। अतः श्रोणि मेखला 3 प्रकार की अस्थियों से मिलकर बनी होती हैं। ये 3 अस्थियां होती हैं इलियम, इसिचियम और प्यूबस। ठीक है, श्रोणि मेखला मोस्ट इंपॉर्टेंट। श्रोणि मेखला 3 प्रकार की अस्थियों से मिलकर बनी होती हैं। ये 3 अस्थियां कौन सी होती हैं? इलियम, इसिचियम और प्यूबियस। अगला, क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियां होती हैं, जो अधिक घना भरा होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हेट्रोक्रोमेटिन कहा जाता है। क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियां होती हैं और जो अधिक घना भरा होता है, उसे हेट्रोक्रोमेटिन कहा जाता है। हेट्रोक्रोमेटिन को क्रोमोसोमल सेगमेंट के रूप में परिभाषित किया गया है। हेट्रोक्रोमेटिन क्रोमेटिन का विपरीत कार्य करता है या डीएनए तथा आरएनए पॉलीमरेज या तो डीएनए तक पहुंचाने में अवरोध उत्पन्न करता है। कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? तो मैग्नीशियम क्या करता है?
मांसपेशियों तथा तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है। मैग्नीशियम मांसपेशियों तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है। यह मानव शरीर में पाए जाने वाला 5 प्रमुख रासायनिक तत्वों में से एक है। यह मानव शरीर में जैविक क्रियाओं में सहयोग करता है। पत्तेदार सब्जियां, केला, शलजम, बादाम और काजू इसके प्रमुख स्रोत हैं। निम्नलिखित प्रकार के विषाक्तता में से किसको प्लम्बिस भी कहा जाता है? प्लम्बिस कहा जाता है सीसा विषाक्तता को। मानव व अन्य कशेरुकियों के सीसा लेड की उच्च मात्रा बढ़ने पर जो समस्याएं होती हैं उसे सीसा विषाक्तता कहा